नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश जी, दिल्ली में हैं, दिल लगता है या बंगाल में दिल लगता है या मध्य प्रदेश की याद बार बार सताती है? देखिए दिलीप जी, दिल भारतीय जनता पार्टी में लगता है, भारतीय जनता पार्टी के काम में लगता है, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में लगता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जहाँ काम होता है वहाँ दिल भी लगता है। इसलिए जहाँ अभी काम सौंप रखा है तो वहाँ दिल लगा के काम कर रहा हूँ, चाहे दिल्ली में बैठकर या बंगाल में बैठकर। लेकिन आपके जो समर्थक कहते हैं कि कैलाश जी जब पार्टी सत्ता में है तो आपको चुनाव लड़वाने के लिए पार्टी ने जिम्मेदारी दे दी हरियाणा की, फिर जब हरियाणा खत्म हुआ तो आपको बंगाल की जिम्मेदारी दी गई, बंगाल में उतनी कामयाबी आपको नहीं मिली। लेकिन आपके समर्थक अब कहते हैं मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं तो दिल्ली में आपकी क्या जरूरत है, बंगाल में क्या जरूरत है, मध्य प्रदेश क्यों नहीं आते? कैलाश जी, आपको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, आप देखते हैं अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, मैं कार्यकर्ता के रूप में देखता हूँ हमेशा, और मुझे क्या काम देना ये हमारे नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है। और निश्चित रूप से उन्होंने मुझे हमेशा चुनौतीपूर्ण काम दिया और मैं अपने आप को इसमें गर्व महसूस करता हूँ कि हरियाणा, जहाँ पर कभी 10 से कभी ज़्यादा हमारे विधायक आए नहीं, वहाँ आज हमारी सरकार है और वहाँ की जवाबदारी मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी। और अभी बंगाल, जहाँ पर कि एकदम भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर थी, आप देख रहे हैं कि हमने 2 साल में धीरे 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 मोदी जी के प्रभाव का उपयोग करके, अमित शाह जी की संगठन क्षमता और उनकी जो रणनीति है उसको हमने नीचे ज़मीन पर उतार कर आज हम 2nd नंबर की पार्टी हो गई वहाँ पर। आज वहाँ एक उपचुनाव चल रहा है, मैं आपसे दावे से कह रहा हूँ कि पिछली बार की अपेक्षा कम से कम हमको 4 गुना वोट मिलेंगे वहाँ पर। तो हमारा ग्राफ बंगाल में बढ़ रहा है। तो जहाँ हम कुछ भी नहीं थे वहाँ पर अगर हम बढ़ रहे हैं और आज 2nd नंबर पर आ गए जहाँ चौथे नंबर में थे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बंगाल में भी। लेकिन मध्य प्रदेश में जहाँ पार्टी का नारा है अब की बार 200 पार, कैलाश विजयवर्गीय जब मंत्री थे और जब आपको पार्टी ने केंद्रीय संगठन में जिम्मेदारी दी, उसके बाद से अब तक कोई मंत्री नहीं है। आर्थिक राजधानी कहते हैं इंदौर को। अब ये तो निर्णय देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है। मुख्यमंत्री जी अनेक बार कह चुके हैं कि इंदौर मेरा सबसे प्रिय शहर है और यहाँ का मुख्यमंत्री मैं हूँ तो मंत्री की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये उनका प्रिविलेज है, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा मैं। ये बात सही है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है वहाँ पर, और एक नेतृत्व की आवश्यकता तो महसूस होती है हमेशा। ये भी कहा जाता है कि कई बार ये फंस जाता है मामला कि आपके समर्थक को आप बनवाना चाहते हैं और सुमित्रा जी जो लोकसभा की अध्यक्ष हैं वो चाहती हैं कि उनके समर्थक बन जाएं, तो इससे आपके जो जगह को फिल करने वाला या आपका कोई एक समर्थक अब तक सरकार ढूंढ नहीं पाई, शिवराज जी ढूंढ नहीं पाए। न इस प्रकार की बात हुई, ना मुख्यमंत्री जी ने मुझसे पूछा कि इंदौर से किसको बनाना, ना मैंने उनको मना किया कि आप इसको मत बनाओ। जब पूछा ही नहीं तो सवाल ही नहीं। इसलिए ये शुद्ध रूप से पूरा प्रिविलेज है मुख्यमंत्री जी का कि वो किसको बनाए। तो ना उन्होंने मुझसे पूछा और वो किसी को भी बना सकते हैं, उनको अधिकार है। उनमें टोकने वाला कौन होता है उनका, मैं रोकने वाला भी कौन होता है? आपको लगता है कि कमी है एक मंत्री तो कम से कम एक बर्थ, जो कहते हैं ना कि कैबिनेट की एक बर्थ इंदौर तो डिजर्व करता है। मुख्यमंत्री जी इंदौर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और वो हमेशा इंदौर की जनता को प्रॉमिस कर चुके हैं कि मैं इंदौर का प्रतिनिधित्व ही करता हूँ। इंदौर की समस्याओं के बारे में चर्चा भी करते हैं। आप देख रहे हैं इंदौर हमारा 2 बार लगातार सफाई के क्षेत्र में नंबर 1 आया है। तो बिना मुख्यमंत्री जी के सहयोग के तो आ नहीं सकता, बिना सरकार के सहयोग के आ नहीं सकता। इसलिए मंत्री होना चाहिए ये सब मानते हैं, पर मुख्यमंत्री जी का ध्यान इतना इंदौर में नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं। आपके समर्थक कहते हैं कि आप पिछली बार जो है इंदौर शहर छोड़कर चले गए थे, चुनौती दी गई थी कि आप बाहर से लड़कर दिखाई, तो आपने बाहर से भी चुनाव जीत लिया। लेकिन इस बार आप वापस आएंगे और ये भी चर्चा अटकलें हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई इस तरह की जानकारी नहीं जब तक कि आपकी पार्टी न तय कर ले कि लोकसभा लड़ने की तैयारी है, बेटा आकाश जो है वो आपकी जगह ले इंदौर से चुनाव लड़े, ऐसी कुछ तैयारी? देखिए, मेरी कोई तैयारी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मैं काम करता हूँ, दिल्ली में बैठ के काम करता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठ के काम करता हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उनके साथ काम करना, आज अमित शाह जी के साथ काम करना, प्रधानमंत्री जी के साथ काम करना, ये अपने आप में बहुत सम्मान की बात है। इससे बड़े सम्मान कुछ हो नहीं सकता। तो मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया पार्टी ने कि मैं दूसरी बातों के बारे में कभी सोचता नहीं हूँ। इसलिए
कौन कहाँ से लड़ेगा, कब लड़ेगा, ये सारा निर्णय पार्टी करती है। मैं कभी इस पर दिमाग लगाता ही नहीं, ना कभी जोड़ देता हूँ कभी इन बातों पर। लेकिन जब भी पॉलिटिक्स की चर्चा होती है, मध्य प्रदेश की राजनीति की चर्चा होती है, बीजेपी की राजनीति की चर्चा होती है, स्वाभाविक तौर पर दो पावर सेंटर मान लिए जाते थे कि एक कैलाश विजयवर्गीय हैं तो एक मुख्यमंत्री हैं। अब दो लोग हैं, अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे। पार्टी ने एक को मुख्यमंत्री बनाया, एक को मंत्री बनाया। पार्टी ने तय किया कि कैलाश विजयवर्गीय केंद्र में पार्टी के साथ जुड़ेंगे, वो भी आपने स्वीकार कर लिया। आपके समर्थक चाहते हैं कि अब आपको भी एक मौका मिलना चाहिए, इससे आप सहमत नहीं है, इत्तेफाक नहीं रखते? मैं तो इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे सकता, पर मेरा ऐसा मानना है कि अपने हाईकमान, अपना नेतृत्व, और मैं ये कहता हूँ कि आज की तारीख में बीजेपी का जो नेतृत्व है वो आज़ादी के बाद का एक ऐसा नेतृत्व है जो सब लोग जिनके साथ काम करने को तरसते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि यहाँ पर हमने अटल जी, आडवाणी जी जैसे नेतृत्व रहे हैं, पर ये भी नेतृत्व जो है, चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, एक नए डायमेंशन में राजनीति कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा सौभाग्य है कि मुझे वहाँ पर खेलने को मिल रहा है, अच्छा फुटवर्क बताने का मौका मिल रहा है। तो मैं तो अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस टीम का मैं सदस्य हूँ। नारा मध्य प्रदेश में चल रहा है अब की बार 200 पार, तो उस 200 पार कराने में आपकी भूमिका नहीं होगी? होगी बिल्कुल। अलग अलग स्थानों पर जहाँ पार्टी बोलती है वहाँ जाता हूँ, और पार्टी के लिए, संगठन के लिए और आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमारे कार्यक्रम बन रहे हैं। लेकिन कैलाश जी, एक और जो सबसे बड़ी चुनौती है वो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव अभियान समिति की कमान सौंपी गई है, दिग्विजय सिंह को फिर वापस लाया गया, समन्वय समिति दी गई है। वो कह रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस 150 पार, आप कह रहे हैं अब की बार, या आपकी पार्टी कह रही है अब की बार बीजेपी 200 पार। सीटें तो 230 ही हैं, और वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल करप्शन का है, सबसे बड़ा सवाल किसानों की आत्महत्या का है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का है। ये जो बड़े सवाल हैं, बेरोजगारी के बुनियादी सवाल हैं, 15 साल आपकी सरकार पूरे करने वाली है, इसके खिलाफ हम जनता के पास जाके वोट मांगेंगे कांग्रेस के लिए। तो आपको लगता नहीं कि चुनौती एक बड़ी है इस बार कम से कम? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कमलनाथ जी दिल्ली में राजनीति रहे, मध्य प्रदेश की, उनको गलियां घूमने में 5 साल लग जाएंगे, और चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा अब नवंबर में हमको चुनाव में जाना है, तो कमलनाथ जी पूरा प्रदेश का दौरा कर नहीं सकते हैं। दिग्विजय सिंह जी एक ऐसा चेहरा है कि हम हमारे पोस्टर में उनका चेहरा लगा दें तो हम चुनाव जीत जाए। दिग्विजय सिंह जी की इतनी लोकप्रियता है कि प्रदेश की जनता सोचती है कि ये तो सत्ता में कभी आना ही नहीं चाहिए। और जहाँ तक सिंधिया जी का सवाल है, तो वो टेस्टेड और रिजेक्टेड हैं। पिछली बार वो चुनाव समिति के अध्यक्ष थे। आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश में सबसे कम सीटें पिछले चुनाव में मिली हमको। एक दिग्विजय सिंह जी है जिनका चेहरा मध्य प्रदेश की जनता देखते ही उनको गड्ढे याद आ जाते हैं, अंधेरा याद आ जाता है, करप्शन याद आ जाता है, तुष्टिकरण याद आ जाता है। फिर कमलनाथ जी ही, वो हमेशा दिल्ली में बैठ के उन्होंने राजनीति की। तो अभी मुझे नहीं लगता कि, मुझे तो लगता है कि हर बार से जितने अभी चुनाव हुए, सबसे आसान चुनाव ये होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, और बड़ी आसानी से 200 पार करेंगे। लेकिन वो भी महाकाल का आशीर्वाद ले रहे हैं, दतिया में पीताम्बरा माई का आशीर्वाद ले रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इस सरकार से मुक्ति मिलनी चाहिए मध्य प्रदेश की जनता को। उनका राहुल जी ने उनको जवाबदारी दे दी, तो कोशिश तो पूरी करना चाहिए उनको, और करेंगे भी वो, हमें विश्वास है, तो कोशिश पूरी करेंगे। और दोनों दिग्विजय सिंह जी भी और कमलनाथ जी जोड़ तोड़ में माहिर है। हम ये नहीं कहते कि चुनाव एकदम आसान होगा, पर हमारे लिए आसान इसलिए कि हम 5 साल जनता के बीच में रहे, हमारे मुख्यमंत्री 5 साल जनता के बीच में रहे, हमारे कार्यकर्ता 5 साल जनता के बीच में रहे। अब ये गली मोहल्ले ढूंढ रहे हैं, इनको गली मोहल्ले मिलेंगे, जाएंगे, फिर अपना परिचय देंगे कि मैं कमलनाथ हूँ, प्रदेश अध्यक्ष। जब तक बहुत समय हो जाएगा, तो अगले 5 कमलनाथ जी को अगली पंचवर्षीय योजना बनाना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सबसे जो कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी संभावनाएं दिख रही हैं वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, क्योंकि हमने गुजरात में ये बता दिया और हाल में कर्नाटक में ये बता दिया कि अगर हम एकजुट होते हैं, विपक्ष थोड़ा एकजुट हो जाता है, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या निर्णय करते हैं, क्यों जश्न मनाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। कुमारस्वामी जी का वक्तव्य है एक मुख्यमंत्री की हैसियत से कि मुझे तो जनता ने रिजेक्ट कर दिया था, मुझ पर तो कांग्रेस की कृपा है। अब देखिए, उनके नेतृत्व में 130 साल पुरानी कांग्रेस जेडीएस के सामने नतमस्तक हो जाए, दंडवत हो जाए, विधायक ज़्यादा उनके, पर मुख्यमंत्री उनको देना है। अब कांग्रेस के नेतृत्व की क्षमता
मुझे समझ में नहीं आता कि क्या है कि एक क्षेत्रीय दल के सामने पूरी की पूरी कांग्रेस लेट गई। गुजरात में भी यदि कांग्रेस को देखें अगर, तो 2-3 लड़कों को जिन्होंने नहीं पकड़ा होता तो कांग्रेस का क्या था। वो लड़के अब मध्य प्रदेश में भी आने की तैयारी कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ न जातिवाद है, न हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार का असंतोष है। हर पोलिंग बूथ का आदमी जानता है कि हमारे मामा मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो उन्होंने अपनी मामा वाली इमेज और मामा के रूप में लोगों की सेवा की है, ये जनता के दिल तक पहुँचे हुए वो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं मध्य प्रदेश में कोई हमें चिंता करने की आवश्यकता है। लेकिन हंसते हंसते वो कई बार कह जाते हैं, एक आध इशारा इन्होंने किया था कि ये कुर्सी पर कोई भी बैठ सकता है, तो उसको विपक्ष ने मुद्दा बना लिया कि अब ये कुर्सी खाली होने वाली है, अब कांग्रेस आने वाली है। देखिए, वो इस प्रकार कभी कभी विपक्ष को भी आइसक्रीम गर्मी के दिन तो खिलाते रहना चाहिए, मुख प्रसन्न रहे उनका। लेकिन एक चीज़ मुझे आप बताइए कि जैसे अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो कई बार ये होता है कि जब चुनाव में पार्टी जाती है तो कई चेहरे बदलने पड़ते हैं, चाहे वो विधायकों के चेहरे हों, चाहे मंत्रियों के चेहरे। कई मंत्री अपनी सीटें, पार्टी के इंटरनल जो फीडबैक आते हैं या इंटरनल सर्वे आते हैं, वहाँ पर भी आपको सीटें बदलनी पड़ती हैं। तो चौथी बार भी आपकी पार्टी शिवराज जी के चेहरे पर जाएगी या नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर जाएगी चुनाव में? जहाँ हमारे पास चेहरे हैं वहाँ हम चेहरे को सामने रखते हैं। नहीं तो हमारी जो पार्टी है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। हम पूरे संगठन के आधार पर ही लड़ते हैं। और मध्य प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी का एक आदर्श प्रदेश है, ये कुशाभाऊ ठाकरे जी का प्रदेश है। यहाँ जनसंघ के समय से नीचे तक काम है। वो लोग आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, व्यक्ति के लिए काम नहीं करते। जैसे मैं अगर जीतता हूँ तो लोग मेरे लिए काम नहीं करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन चेहरे इतने बड़े हो जाएं जिससे संगठन से बड़े दिखने लगे, या फिर संगठन छोटा हो जाए, तो ये भी तो लगता है कई बार पार्टी में ये भी होता है कि एक चेहरा, कई बार संघ के भीतर से भी कई लोग ऐसे हैं जो आवाज़ उठा देते हैं। आपकी पार्टी में एक मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि योगी जी जैसा साधु सन्यासी या मोदी जी जैसा जो गृहस्थ नहीं है, गृहस्थ जिनकी गृहस्थी नहीं है अपनी खुद की, वैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब वो पार्टी कहाँ से ढूंढेगी? अब ये उनकी इंडिविजुअल विचारधारा हो सकती है, पता नहीं किस मंत्री की आप बात कर रहे हैं, पर जहाँ तक साहब ने ये बयान दिया था। बाकी जहाँ तक पार्टी का सवाल है, पार्टी की व्यवस्था का सवाल है, हमारे यहाँ आप कभी माइन्यूटली देखना, प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से सीनियर हैं, अमित जी उनसे जूनियर हैं, पर जब भी आप देखना अमित जी जाते हैं प्रधानमंत्री जी खड़े हो जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संगठन प्रमुख है हमारे यहाँ। आप समझ सकते हैं इस व्यवस्था को कि प्रधानमंत्री होने के बाद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो प्रधानमंत्री उठ के उनका अभिवादन करते हैं। तो ये है पार्टी। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी की लोकप्रियता अमित शाह जी से कई गुना ज़्यादा है, पर जब भी मौका आता है तो मोदी जी अमित शाह जी के लिए रिस्पेक्ट करने के लिए खड़े होते हैं। तो ये हमारे संगठन की पहचान है। कभी कांग्रेस में आपने देखा है इसे? राहुल जी आते थे तो मनमोहन जी प्रधानमंत्री होते थे, वो खड़े हो जाते थे, उनको लेने के लिए खड़े रहते थे, सोनिया जी को लेने के लिए खड़े रहते थे। तो वहाँ एक परिवार के प्रति समर्पण है। कांग्रेस वो पार्टी है जहाँ पर एक परिवार के प्रति सारे लोगों का समर्पण है। कैलाश जी के जवाब जो हैं बड़े बेबाक हैं, और जाहिर है कि एक मजा हुआ कार्यकर्ता, मजा हुआ नेता कुछ इसी तरह के जवाब की आप उम्मीद रखते हैं। फिलहाल छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। कैलाश जी, जब पार्टी और संगठन की बात होती है तो संगठन के कई नेता और कई पार्टी के विधायक इस बात को लेकर नाराज होते हैं कि ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी हो गई है। सरकार तो आपकी 15 साल पूरे कर रही है, शिवराज जी के नेतृत्व में ये सरकार अब चुनाव में जाने वाली है, तो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है। ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है या कैबिनेट या मुख्यमंत्री सरकार चला रही है? देखिए, सरकार तो मुख्यमंत्री चलाते हैं, पर यह बात सही है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कुछ अधिकारियों में इतना अहंकार आ गया था तो वो समझ रहे थे कि जैसे सरकार ही हम चलाते हैं। कुछ 2-4-5 अधिकारी थे, जैसे वो एक पुरानी कहावत है ना कि बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है तो समझता है बैलगाड़ी मेरे भरोसे चल रही है। तो कुछ अधिकारी थे वो सब अपने सीमा में आ गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने अब खुद बिल्कुल अपनी कमाल संभाल रही है और नीचे के कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी पहले, अब ख़त्म हो गई हो।
कई बार आपने इशारों में ट्विटर में भी कहा कि ट्विटर के ज़रिए आपने ट्वीट करके कहा कि साहब ब्यूरोक्रेसी पर लगाम ज़रूरी है। इशारा सरकार समझ गई, समय पर कार्रवाई हो गई, या आपको लगता है कि आपको कार्यकर्ताओं को, कम से कम जिन लोगों ने आपको सत्ता में बैठाया है, उनको तो सुनना पड़ेगा आपको, जब वो नाराज़ हो जाएंगे तो फिर मुश्किल होती है? देखिए दिलीप जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारी पार्टी है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बल पार्टी है। यदि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं तो ऐसी सरकार की मेरी नज़र में कोई आवश्यकता नहीं। और इसलिए बीच में एक परिस्थिति आई थी, एक कालखंड आया था जिसमें ऐसा लगा था कि अधिकारियों ने बिल्कुल ऐसा मान लिया है कि सरकार हम चला रहे हैं। पर मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने स्थिति को नियंत्रण किया और उन सब अधिकारियों को बैकफुट पे लाए। वो बीच में कभी आपकी इस संबंध में बात हुई मुख्यमंत्री से सीधी 1-to-1 अकेले में, चाहे हमें आप मतलब जिस्ट ना बताएं, लेकिन कभी आपने कहा उनको कि देखिए साहब बहुत हो गया, आप ये अति कर रहे हैं अफसर? कई बार बात हुई, बैठते रहते हैं, मिलते रहते हैं हम लोग तो। और आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री तो बाद में बने, पहले तो हमारे दोस्त हैं, हम तो मित्रतापूर्ण बात करते हैं उनसे, इसलिए दुनिया के लिए वो मुख्यमंत्री, हमारे लिए तो हमारे मित्र हैं। तो मित्रता में हम कई बार ऐसी बात भी कर देते हैं जो आम आदमी नहीं कह सकता। कैलाश जी, आप कह रहे हैं मित्रता में आप इशारा भी कर देते हैं, आप लोग पुराने मित्र हैं। मुख्यमंत्री और पार्टी के ओहदे से अलग कई बार आप सलाह भी देते होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब गैंगरेप हो जाएं, जब कई ऐसी घटनाएं घट जाएं जिससे लगे कि कानून व्यवस्था लचर हो गई है और मुख्यमंत्री को कहना पड़े कि गुंडों की बारात निकाल दो, तो सरकार तो आपकी ही है 15 साल से, तो आपको चुनाव से एन पहले या चुनाव के आखिरी साल में ये क्यों कहना पड़ेगा कि गुंडों की बारात निकालने की जरूरत है? इंदौर में भी हमने जुलूस देखा गुंडों का। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है हमारे लिए यही मुद्दा है कि महिलाओं से छेड़छाड़ हो रही है, लड़कियां सड़क पर निकल नहीं सकती हैं, उनके साथ 2-2, 3-3 घटनाएं जो है भोपाल में हुई गैंगरेप की। तो आपको नहीं लगता कि आप एक ऐसी सरकार चलाने का दावा करते हैं जो डिफरेंट सरकार है, ट्रांसपेरेंट सरकार है, पार्टी विद द डिफरेंस है, फिर फर्क क्या हुआ कि आप और विपक्ष जिसकी बात कर रहे हैं कांग्रेस की? देखिए, मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जहां इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ कड़ा कानून बनाने का निर्णय लिया गया। मैंने कहा आपके पहले प्रश्न में कि एक कालखंड ऐसा था कि ब्यूरोक्रेसी थोड़ी सी हावी हो गई थी। मुख्यमंत्री जी ने खुद कमान संभाली। आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में एकदम गुंडों की बारात में निकली, ब्यूरोक्रेसी को भी डाउन किया। जो लोग थोड़े हवा में चल रहे थे अधिकारी, उनका ट्रांसफ़र भी कर दिया। तो मैं कहूँगा ये कि मुख्यमंत्री जी को उस समय शायद नज़र नहीं गई होगी, पर हमने जब एहसास कराया कि थोड़ी सी ब्यूरोक्रेसी आगे निकल रही, आपसे एक कदम आगे चल रही, तो उन्होंने 2 कदम पीछे कर दिया सबको। जहाँ तक कानून और व्यवस्था की सवाल है, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश आज भी शांति का टापू है। कुछ घटनाएं होती रहती है, उसको रोका भी नहीं जा सकता है, पर जिस कड़ाई के साथ वहाँ जो भी कानून को हाथ में लेता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, ऐसा अन्य प्रदेश में नहीं होती। वहाँ पर बिल्कुल भी नौकरशाही का राजनीतिकरण नहीं हुआ। मैं एक बार इस शब्द को फिर से दोहराना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में नौकरशाही का राजनीतिकरण नहीं हुआ, जैसा कि मैं बंगाल में देखता हूँ, जैसा कि कर्नाटक में हो गया था। पर मध्य प्रदेश आइडियल स्टेट है जहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में एकदम विभाजन है और अपने अपने दायित्व को सब ठीक तरीके से चल। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि 14 साल, 14.5 साल आप पूरे कर चुके हैं, 15वां साल आप पूरे करेंगे, नवंबर में चुनाव में जाना है। इन 15 सालों में बीजेपी की सरकार होते हुए करप्शन चरम पर है, जो अवैध उत्खनन है वो चरम पर है, जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, जिस तरह की हिंसा हाल के दिनों में हुई है, पूरा प्रशासन आप देखें कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना और चंबल के इलाकों में जिस तरह से SC ST आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई, किसानों पर गोलियां चली, किसान मारे गए, उसको वो मुद्दा बना रहे हैं। तो इसको आप इनकार करेंगे इन चीज़ों से? मुझे लगता है कुछ घटनाओं के आधार पर किसी प्रदेश का एकदम आकलन कर लेना ये उचित नहीं है। आपने जो प्रश्न विपक्ष के बारे में पूछा, मैं उसको खारिज करता हूँ बिल्कुल। मंदसौर में घटना हुई, वहाँ पर निश्चित रूप से वहाँ के प्रशासन ने कुछ गलती से नियंत्रण नहीं कर पाए, वो उन अधिकारियों को सज़ा भी हो गई, उनको हटा भी दिया वहाँ से, उनके खिलाफ जांच वाँच भी हो गई। इसी प्रकार की घटना भिंड मुरैना में भी हुई। पर मैं आपको दिलीप जी याद दिलाना चाहता हूँ कि भिंड मुरैना डकैतों का इलाका था, गैंग काम करती थी, अपहरण उद्योग था, वो सबको समाप्त करने का काम हमने किया। आज यदि लॉ एंड ऑर्डर अगर भिंड मुरैना में दिखाई देता है तो आज़ादी के बाद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में दिखाई दिया। दिग्विजय सिंह जी के मंत्री
डकैतों के लिए उन्हें विधानसभा में कहा कि मैं खुद बंदूक लेके जाऊंगा, आपकी पुलिस संभाल नहीं पा रही डकैतों को। ये परिस्थितियाँ थी। और अगर एक दो घटनाएं हो जाती उसके आधार पर आप ये कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है। पूरे प्रदेश में आज भी इंदौर में सराफे में आप जाके रात को 2 बजे रबड़ी खा सकते हो। बताइए देश में कहाँ खा सकते हैं? जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहीं खा सकते हैं। गुजरात में आप खा सकते हैं, कहाँ खा सकते हैं? बंगाल में नहीं खा सकते? बंगाल में तो बाप रे 10 बजे तो वहाँ तो ताले लग जाते हैं, वहाँ तो अपहरण हो जाता है। तो बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में सबसे ज़्यादा खराब। ममता बनर्जी तो कह रही हैं जब से आप लोग पहुँचे तब से आप लोगों ने मतलब पूरा माहौल ख़राब कर रखा है, खासतौर पर जिम्मेदारी आपको जब से मिली है। नहीं, देखिए हमने उनके द्वारा चली आ रही गलत परंपराओं का विरोध किया। वहाँ तो एकदम नौकरशाही का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो गया। सारे अपराधी वहाँ पर लोकल बॉडीज़ के चुनाव लड़ते हैं। एक सवाल और कांग्रेस उठा रही है कि किसानों के नाम पर कृषि कर्मण अवार्ड सरकार जीत रही है, किसान प्रोडक्शन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जब योजनाएं आती हैं तो कभी भावांतर आ जाती है, कभी और योजना आ जाती है, फिर भी किसान को कई बार मौत को गले लगाना पड़ता है, चाहे वो साहूकारों के चंगुल में हों, चाहे वो कर्ज से परेशान हों, चाहे फसल ज़्यादा पैदावार हो गई तो उससे परेशान है वो। कैसे किसान इस समस्या से उबर जाए? किसान की बात आपकी सरकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये सरकार की नीतियां हैं जो किसान मौत के मुंह में खुद को ढकेल रहा है। अगर 14 साल पहले का दिग्विजय सिंह का शासन अगर याद करें आप, तो उस समय गांव में अंधेरा रहता था, उस समय सड़कें गांव में जाने की नहीं थी, उस समय बिजली थी ही नहीं, उस समय पानी पहुंचता ही नहीं था, सिर्फ बरसात के आधार पर खेती करते थे लोग। आज सिंचाई का रकबा बढ़ा है, बिजली 24 घंटे गांव पे मिल रही है। बिजली पहुंचने से बच्चे पढ़ने लगे, बच्चे पढ़ने से आज आप 12th की और 10th की प्रावीण्य सूची देख लीजिए, 90% बच्चे गांव के, पहले सिर्फ शहर के लोग पास होते थे। तो आज मध्य प्रदेश का जो विकास है और पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया है, चाहे सड़कों का हो, चाहे नहरों का हो, चाहे बिजली का हो, उस इंफ्रास्ट्रक्चर से मध्य प्रदेश आज पिछड़े प्रदेशों से अगले प्रदेशों में आ गया है। आज मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश देश के टॉप 10 प्रदेशों में से एक प्रदेश है जहां लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रित है, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पर आ रहा है। अन्य प्रदेशों की तुलना में आप देख लीजिए इन्वेस्टमेंट कितना अच्छा आ रहा है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश एक विपक्ष कह रहा है कि खाली इन्वेस्टमेंट समिट कराते हैं, इन्वेस्टमेंट समिट में आंकड़े बता देती सरकार, इतने बड़े बड़े आंकड़े आ गए, निवेश तो दिख नहीं रहा है, ज़मीन पर कुछ उतर नहीं रहा है, रोजगार मिल नहीं रहे हैं, रोजगार पहले से कम हो गए। देखिए सिर्फ मैं इंदौर का बता देता हूँ आपको, वहाँ पर TCS वहाँ पर आ गया, वहाँ इंफोसिस आ गया, वहाँ पर सिम्बायोसिस है, वहाँ पर मीठीबाई कॉलेज आ गया, IIT वहाँ पर है, IIM वहाँ पर है, क्वालिटी एजुकेशन है, हर चीज़ में। सिर्फ इंदौर का बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे आप जाएंगे भोपाल के पास इंडस्ट्रियल एस्टेट फुल भरा हुआ है, होशंगाबाद के पास एक तरीके से टेक्सटाइल जोन बन गया है। तो हर जगह अलग अलग प्रकार के उद्योग आए, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए है नहीं। चुनाव की तैयारी में तमाम नेता उतर चुके हैं, आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी, आप मैदान में रहेंगे, टीम शिवराज का हिस्सा रहेंगे, इलेक्शन की तैयारी करेंगे विधानसभा में, या टीम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हिस्सा रहेंगे 2019 के लिए? ये सारे प्रश्न के उत्तर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दे सकते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं मध्य प्रदेश में कहीं से भी लड़ सकता हूँ, तो कार्यकर्ता जिताएंगे मुझे। मतलब मुझे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं पे इतना विश्वास है कि मैं किसी भी सीट पर लड़ लूँ, मैं जीत के आऊँगा, क्योंकि चुनाव कार्यकर्ता जिताते हैं और मेरा कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क। कार्यकर्ता चाहते हैं कि वापस इंदौर आइए, आप इंदौर से लड़िए। हमारे अमित शाह जी कहेंगे कि जाओ चुनाव लड़ो, तो पहुँच जाऊँगा, उसमें क्या है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहेंगे वो मुझे करना है। मेरा निर्णय प्रदेश बीजेपी नहीं लेगी, मेरा निर्णय हमारे केंद्रीय नेतृत्व लेगा, इसलिए उनके आदेश का पालन करूंगा मैं। और शिवराज जी बुलाएं कि आइए 200 पार करना है, 2018 का इलेक्शन है, तो आप चले जाएंगे? उन्होंने अनुमति ले ली अमित शाह जी से, और अमित शाह जी ने मुझे बोल भी दिया कि समय समय में मध्य प्रदेश में ध्यान देना चालू करो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी को, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की बेबाक जो उनकी एक तरह से कहें कि बयानों का अंदाज है वो बरकरार रहे, और उनकी मुस्कुराहट और उनकी सौम्यता इसी तरह से बरकरार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में आपसे बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद।